सभी का ऐसा आदर्श स्कूल के YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। और अपने पॉलिटिकल के अंदर है 3 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। आज जो अपना अगला लेसन है व्यवस्थापिका यानी भारत की संसद के बारे में पढ़ेंगे। और इस संसद के अंदर है लोकसभा व राज्यसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिर है कानून निर्माण की प्रक्रिया यानी कानून किस प्रकार से बनाया जाता है, इस पर बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ जो व्यवस्थापिका है यानी सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के अंग यानी जहाँ पर जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकार है, प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार में इस सरकार के 3 अंग होते हैं। और वो 3 अंग है, एक तो है आपकी व्यवस्थापिका, फिर है कार्यपालिका और फिर है न्यायपालिका। इस प्रकार से ये सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब अपन जो अपने लेसन में बात करेंगे वो अभी इसमें बात करेंगे व्यवस्थापिका पर। और इस व्यवस्थापिका का प्रत्येक राष्ट्र में यानी जो देश है अलग अलग उनके इस व्यवस्थापिका के अलग अलग नाम है। जैसे कि भारत में संसद बोलते हैं, जैसे ही देखिएगा ब्रिटेन में इस मतलब व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट बोलते हैं। अमेरिका में इसको कांग्रेस बोलते हैं। जापान में इसको डायट कहते हैं। जर्मनी में इसको बुंडेस्टैग कहते हैं। फिर है अफगानिस्तान, और इस अफगानिस्तान में इसको सूरा कहते हैं यानी कि इस प्रकार से। और इराक के अंदर इसको मजलिस कहते हैं। बिना देखिएगा काम तो सबका एक है यानी कानून निर्माण का जो उनका प्रमुख कार्य होता है वो कानून निर्माण का होता है। जबकि ये जो व्यवस्थापिका है इसको भारत में संसद कहते हैं। यानी कि ये जो सरकार के 3 अंग है, पहला व्यवस्थापिका, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इस व्यवस्थापिका के अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग नाम है। ब्रिटेन के अंदर इसको पार्लियामेंट कहते हैं, कांग्रेस में जो अमेरिका है, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं। फिर जापान है, जापान में इसका नाम है ये डायट है। और आगे हम जर्मनी के अंदर इसको बुंडेस्टैग कहते हैं। और अफगानिस्तान में इसको सूरा कहते हैं। इराक में इसको मजलिस कहते हैं। और भारत में इसको संसद कहते हैं। अब देखिएगा भारत में ये जो संसद है, ये जो भारत की संसद है इसका उल्लेख है आर्टिकल 79 में। यानी कि आर्टिकल 79 के तहत इस संसद का गठन किया गया है। और ये जो संसद मिलकर के बनती है वो देखिएगा, एक तो है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा इसका एक अभिन्न अंग है वो है राष्ट्रपति। यानी इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है। यानी संसद के जो 2 सदन है, ऐसा कुछ है कि संसद के सदन कितने हैं तो 2 सदन है। और संसद में शामिल कौन कौन है तो संसद में राज्यसभा भी शामिल है, लोकसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है। तो देखिए आगे जो संसद सदस्यों की जो योग्यता है, आपका जो संसद का गठन की हेडिंग थी उसके अंदर है, पहला पॉइंट रहेगा कि संसद सदस्यों की योग्यता है। और संसद सदस्यों की जो योग्यता है इनका उल्लेख है संविधान का एक अनुच्छेद है आर्टिकल 84। इस अनुच्छेद 84 के अंदर इन सदस्यों की योग्यताएं दे रखी हैं। देखिएगा योग्यताएं क्या है, पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिएगा जो भारत का नागरिक होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका मतलब जन्म है वो भारत में होना चाहिए, केवल मात्र उसके पास में भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और फिर कई बात है आगे की कि लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए लोकसभा का
सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। यहाँ पर देखो न्यूनतम लिखा हुआ है, अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होगी आपकी 25 वर्ष। और फिर है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। यानी लोकसभा में 25 वर्ष होगी और ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर है वो 30 वर्ष होगी। फिर नेक्स्ट देखिए आगे तीसरी कि संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हो। यानी संसद समय समय पर इसमें परिवर्तन भी कर सकती है और संसद जो भी इसमें जो परिवर्तन करेगी या इसकी योग्यता निर्धारित करेगी वो पूर्ण करनी चाहिए। इस प्रकार से ये तो होगी इनकी योग्यता। इनके अलावा देखिएगा निर्योग्यता, ये जो निर्योग्यता ये अयोग्यता कौन सी है, इसमें देखिएगा जो पहली है अयोग्यता वो है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी है कि वो किसी भी यानी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होगा। या फिर है कि 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल का कानून है। यानी 10वीं अनुसूची के तहत बर्खास्त नहीं किया हो। ये तो है इसकी जो निर्योग्यता है। इनका उल्लेख है अनुच्छेद 102 में। तो देखिएगा जो संसद सदस्यों की योग्यता का उल्लेख हो गया 84 के अंदर है और इसकी पहली जो योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत का केवल नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका जन्म है भारत में होना चाहिए। फिर लोकसभा के सदस्य चुनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी। फिर उसके बाद में कि संसद जो भी योग्यता निर्धारित करेगी उनको पूर्ण करेगा। और इनकी जो निर्योग्यता है इनका उल्लेख 102 में है। और उसमें क्या है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। फिर है वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होगा। अब देखिएगा लाभ के पद कौन कौन से नहीं है। एक तो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र प्लस राज्यों के सभी मंत्री। यानी ये पद लाभ के पद नहीं है, यहाँ किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो इनको लाभ के पद नहीं माना गया है। तो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का पद, केंद्र तथा राज्यों के जो भी सभी मंत्री हैं उनके पद है, लाभ के पद नहीं है। फिर है 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल के द्वारा उसको बर्खास्त नहीं किया गया है। तो देखिएगा जो 102 के अंदर ये जो निर्योग्यता है 103 अनुच्छेद 103 में ऐसा लिखा गया है कि ये जो निर्योग्यताएं हैं इस पर राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार होगा कि वो राष्ट्रपति चुनाव आयोग से इन अयोग्यताओं के बारे में इनमें चर्चा करेंगे, चर्चा करके उस पर अंतिम निर्णय भी ले सकते हैं। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 103 में है। और जो भी योग्यताएं बढ़ रही थे उनके अंदर है जो शैक्षणिक योग्यता कोई भी निर्धारित नहीं की गई है।
यानी कि वो कौन सी क्लास तक पढ़ा होना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा हो, चाहे वो लोकसभा का लड़ रहे हो, चाहे राज्यसभा का लड़ रहे हो, ऐसी कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर जो अगला अपना पॉइंट है वो रहेगा शपथ। ये जो संसद के सदस्य हैं इनकी योग्यता के बारे में पढ़ लिया, और इनको शपथ कौन दिलाएगा यानी ओथ कौन दिलाएगा। तो इसके अंदर है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति को इनको शपथ दिलाता है। अब राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति वो कौन होता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो तात्कालिक अध्यक्ष, जो ऐसा ही होता है। और इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, सिर्फ इतना सा काम होता है कि जो नई लोकसभा के सदस्य चुनकर के आएंगे या राज्यसभा के जो सदस्य चुनकर के आएंगे, इसका काम होता है उन सदस्यों को केवल मात्र शपथ दिलाना और तब तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जब तक कि अध्यक्ष को ना चुन लिया गया हो। केवल मात्र ये दो कार्य होते हैं इस प्रोटेम स्पीकर के। तो ये नोट लगा के आपको ये भी लिखना है कि जो 17वीं लोकसभा जो वर्तमान की चल रही है, 16वीं लोकसभा थी, उसमें कमलनाथ थे जो एमपी के छिंदवाड़ा से चुन करके आए थे, उनको बनाया गया था 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया। ये जो वीरेंद्र कुमार है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की एक सीट है टीकमगढ़ सीट। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से ये वीरेंद्र कुमार चौथी बार सांसद बनकर के आए थे, और इनको है 17वीं यानी वर्तमान की लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। तो इनको जो शपथ है वो दिलाता है कि इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और इसका केवल काम यह होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना, और जब तक जो नया है यानी अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाए तो अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। तो यह जो तीसरा पॉइंट है वो है संसद के सत्र है कि संसद में कितने सत्र होंगे, यानी कि जो भारत की संसद है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनके अंदर है 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। यानी एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होगा। लेकिन भारत के अंदर है क्या है कि 3 सत्र बुलाए जाते हैं। एक तो होता है ये बजट सत्र, और एक होता है मानसूनकालीन सत्र, और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो यहाँ देखिएगा एक अनुच्छेद है 85, इस आर्टिकल 85 के अंदर देखा है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकते हैं, लोकसभा को विघटित भी कर सकते हैं, उसको भंग कर सकते हैं। तो आर्टिकल 85 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं एक वर्ष में 2 सत्र अनिवार्य रूप से आयोजित होते हैं। दोनों सत्रों के मध्य 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होगा। भारतीय संसद के तीन सत्र इस प्रकार हैं।
पहले देखिएगा बजट सत्र, फिर देखिएगा मानसून कालीन सत्र, फिर है शीतकालीन सत्र। इन सत्रों के ये नाम दिए गए इस प्रकार से आयोजित होते हैं, लेकिन दो सत्र हैं उनको आयोजित करना अनिवार्य है। यानी कि एक आर्टिकल है 85 और इस 85 के अंदर लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान यानी सत्र बुला सकते हैं, सत्र का अवसान कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाएंगे और एक वर्ष में 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है और इनको अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाएगा। और इन दोनों सत्रों के मध्य क्या है कि 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होगा। यानी कि ये 2 सत्र इन दोनों के मध्य है। जो पहला सत्र है उसकी जो अंतिम तिथि है कि है उसका जो अंतिम दिन है कि आज है वो सत्र पूर्ण हुआ है, इस तिथि से अगली 6 महीने के अंदर है सत्र आयोजित करना अनिवार्य है। और फिर है कि भारतीय संसद में सामान्य तौर पर है जो 3 सत्र हैं वो है बजट सत्र, मानसून कालीन सत्र और शीतकालीन सत्र है।